आता है एएस नंबर 15। एएस नंबर 15 क्या है कि ना जो बुक करोगे एक्सपेंसेस एक्रू बेसिस पे, पेमेंट से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पेमेंट से कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आता है जैसे कि पहले यहाँ से पोस्ट एम्प्लॉयमेंट अकाउंटिंग फॉर द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? आफ्टर रिटायरमेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कंपनी ना पीएफ में ना क्या होता है, पैसे जमा करती है, और हाँ, पीएफ में पैसे, और जब एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर विल भी वो भी जमा करता है, एम्प्लॉयर भी जमा करता है। और फिर ना पीएफ वाला ना जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको पीएफ का क्या होता है, पैसा मिलता है। तो ना कंपनी का ना सिर्फ काम है जमा करना। आफ्टर कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू द फंड देयर इज़ नो रिस्क ऑफ द कंपनी। मतलब ना कंपनी का काम है कि वो पैसा पीएफ में जमा कर देंगे, अब बाद में पीएफ वाली बैंक डूब जाती है, वो हो जाता है, तो उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें, वही होता है कि जब वो एक्रू होगा, मतलब आएगा, तो वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं, टू पेएबल का मतलब क्या होता है? तो पेएबल का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, और एक तरीके से लाइबिलिटी है, तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेएबल। फिर उसके बाद जब पे करोगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसी तरीके से होगा। और ना मान लो ना कभी कभी होता है ना कि एक्रू ना 1 साल पहले हो गया और पेमेंट तुम ना 1 साल बाद कर रहे हो। तो 1 साल बाद जब तुम पेमेंट करोगे तो पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक्रू 1 साल पहले करो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेबल। तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे करोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू मान लो 80,000 का तुम पे कर रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू जब तुम निकालोगे तो 80,000 से तो कम होगा। तो वो जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेएबल। तो इन दोनों इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये इस प्रेजेंट वैल्यू जो निकालोगे उस पर तुम्हारा कैलकुलेट होगा, जितना भी इंटरेस्ट है कि जितने भी रेट का है। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो वो 80,000 के बराबर होगा। तो ये एंट्री होती है तुम्हारा, इसी को बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है? मान लो कि तुम 5 साल बाद रिटायर कर रहे हो, तो कंपनी तुमको 5 साल बाद तुम्हारा पैसा देगा। तो ये ना फंड सिर्फ जमा नहीं करता है कि फ़ंड में जमा कर दिया और मेरी पीएफ में जमा कर दी और मेरी क्या होती, लाइबिलिटी ख़त्म होगी। नहीं, जब तक कंपनी यहाँ एम्प्लॉय के बैंक तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है, कंपनी की क्या होती है, ऑब्लिगेशन रहती है। इसीलिए इसका थोड़ा कैलकुलेशन ना क्या होता है, टिपिकल बन जाता है। तो इसमें कंपनी की लाइबिलिटी होती है। तो तो इसका देखो कैलकुलेशन कैसे करना है। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है कि एक्सपेक्टेड लास्ट ड्रॉन सैलरी जब लास्ट में मिलेगी तो कितना होगा, नंबर ऑफ़ द ईयर सर्विस और बेनिफिट परसेंटेज। तो इससे इंटू कर दोगे, फिर उसके बाद से ना तुम उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ़ द सर्विसेज से। तो जो नंबर ऑफ़ सर जो है यहाँ पे अमाउंट आएगा वो ये है, इस सर्विस का अमाउंट आएगा। फिर तुम ना पीछे नीचे से स्टार्ट करोगे ऊपर जाना, नीचे से, क्योंकि भाई जब तुम यहाँ पे पेमेंट करोगे तो तुमको तो ये पता है कि यहाँ पे तो तुम्हारा कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं लगेगा, लेकिन भाई यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तुमको बस पता होगा कि 5 तारीख को तुमको इतना अमाउंट देना है, 5 ईयर के बाद तुमको इतना अमाउंट देना है, तुमको इससे पता चल जाएगा कि 5 साल बाद मुझे इतना अमाउंट देना है। लेकिन 5 साल तो भाई वो हो गया, अब तुम पीछे का करोगे तो पीछे का तो थोड़ा कम हो जाएगा ना, जब तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तुम निकालोगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि पीछे का तो तुमको पता है तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 4, फिर उसके बाद तुम उससे मल्टीप्लाई तो करंट सर्विस कॉस्ट आती है। फिर करंट सर्विस कॉस्ट ये रही, करंट सर्विस कॉस्ट यहाँ पे। फिर उसके बाद ना जो बीच का डिफरेंस रहता है, होता है ना कि 5 ईयर में और अभी निकालोगे तो थोड़ा कम कॉस्ट आ रही है। मान लो इसका जो अमाउंट आया और अभी जो तुम हर साल निकाल लो, उन सबको जोड़ोगे तो थोड़ा क्या पैसा क्या होता है कम, तो वो सब इंटरेस्ट में कवर होता है। तो वो कैसे कवर होगा कि मान लो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू रेट तुम लगाए, और फिर करंट सर्विस कॉस्ट को तुम जोड़े तो ये आया, फिर इसका यहाँ पे फिर ये ओपनिंग बन जाएगा, फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर ये आ जाएगा तो इस पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे।
को लगा कंपनी जो रोशन ने ज्वाइन की थी कंपनी, एनुअल इनवॉल्वमेंट ऑफ द रोशन इतना है। द कंपनी डिसाइडेड गिविंग लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विसेज। 5 ईयर की कंप्लीटेड सर्विसेज है, द सैलरी ऑफ द एक्सपेक्टेड टू ड्रॉन 10%। तो पहले इसको तुम कर लोगे, इसको लिख दोगे, इसको कर दोगे, फिर प्लस 10% करोगे, इंटू करोगे 5 साल तक, तो तुमको ना क्या होता है 24 लाख रुपए मिलेगा। 24 लाख और लास्ट लम क्या बोल रहा है, लास्ट ड्रॉन सैलरी का बेनिफिट कितना 25% वो देगा। तो 25% लास्ट ड्रॉन सैलरी 5 साल की तुम्हारी इतनी है। तो ये बोल रहा है कि कंपनी हैज़ पॉलिसी टू गिव लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। ईच कंप्लीटेड मतलब 5 साल अगर उसने नौकरी की है तो 25% उसको मिलेगा। तो ये 25% बेनिफिट मिलेगा नंबर ऑफ द सर्विसेज 5 ईयर की हुई है, तो उसका तुम निकाल लोगे। फिर 30 लाख को डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 5 से करोगे, तो तुम्हारा क्या आएगा, 6 लाख आएगा। 6 लाख आएगा। अब मान लो कि अब तुम 5 साल की सर्विस कर रहे हो, तो भाई अब तुमको मिलेगा जो तुमको मिलेगा वो तो तुमको ईयर के एंड से ही मिलेगा ना। तो ईयर के एंड से मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो जब ऐसे करोगे ना तो तुमको ना 5 मतलब 4 ईयर ही आएगा पहले ऊपर। तो 4, 3, 2, 1 इन सब का तुम ना क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लोगे, तो उसको क्या होता है करेंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी। तो करेंट सर्विस कॉस्ट तो यहाँ पे लिख दोगे। फिर उसके बाद तुमको इंटरेस्ट निकालना है। तो ओपनिंग बैलेंस का तो पहले ज़ीरो है, कुछ है नहीं, तो करेंट सर्विस कॉस्ट, फिर इस करेंट सर्विस कॉस्ट पे तुम इंटरेस्ट निकालोगे। फिर इंटरेस्ट और करेंट सर्विस कॉस्ट को फिर जोड़ोगे, फिर इस पे तुम ना क्या करोगे इंटरेस्ट निकालोगे। इस तरीके से तुम कैलकुलेशन करोगे। देखो तो इसको ना तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि 8% है तो 1 डिवाइडेड बाई 0.108 करोगे ना तो तुम्हारा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लान एसेट्स वो होता है ना कि मान लो कि तुमने कुछ जमा किया है, तो तुम उसके ऊपर जो तुम कमाओगे तो तुम उसके ऊपर ना एक्सपेक्टेड रिटर्न ना तुम कैलकुलेट कर लेते हो, तो वो आ जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हो। और मान लो कि जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया और एक्चुअली में जो तुमने कमाया वो तुम्हारी नेट डिफाइंड एसेट्स और लायबिलिटी होती है। अगर इसको देखना होगा तो 40 मिनट से स्टार्ट है, तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, इधर का मैं बता देता हूँ। देखो इधर क्या होता है ना कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल और पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो तुम अभी कर रहे थे, तो उसी तरीके से होता है। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट लगता है और ये सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो होता है बोनस। बोनस क्या होता है, एक्रू, मान लो कि बोनस इस साल तुमको एक्रू हुआ है लेकिन पे होगा अगले साल, तो एक्रू की एंट्री क्या करोगे, बोनस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल अकाउंट, और अगले साल तुम जा कर के बोनस पेबल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू कैश बैंक करोगे। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलता है कि मान लो अभी तुम हुआ अभी पेड कर दे रहे हो, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्रू हुआ लेकिन पेड नहीं करोगे, तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और अभी तुम पे नहीं करोगे तो पेबल अकाउंट जाएगी, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, मतलब एक्रू हुआ है। और जब तुम अगले साल जा कर के पे करोगे तो यही या तो पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो या तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा पेड लीव्स आता है। नॉन एक्यूमुलेटिव में क्या होता है ना कि तुम्हारी जो लीव है उस पर तुम क्या करते हैं, तुम कैरी फॉरवर्ड उसको नहीं कर सकते, तो ये ना क्या होता है नो अकाउंटिंग, इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। और ये ऐसा ये वाला क्वेश्चन इस पे तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। छुट्टी है तुम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो इस पर तुम्हारा क्या होता है क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन एक्यूमुलेटिंग में क्या होता है, एक तो वेस्टेड लीव आती है और नॉन अनवेस्टेड। वेस्टेड लीव में क्या हुआ है, जो तुम्हारी बची हुई छुट्टी हो उसके लिए तुम पैसा ले सकते हो, लेकिन अनवेस्टेड लीव्स के लिए तुम छुट्टी ही ले सकते हो, तुम उसके लिए पैसा नहीं ले पाओगे। तो अब इसमें आता है, अब मान लो ना कि तुम्हारी क्या होती है 15 डेज़ की लीव है, लेकिन जिसमें से तुम 5 डे तो तुम अवेल कर लियो, 10 डे तुम अवेल नहीं कियो। तो 10 दिन नहीं अवेल कियो
तो मान लो करंट ईयर है, तो करंट ईयर में क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो तुमको इस साल की सैलरी मिलेगी वो तो तुमको पे होगी, वो यहाँ पे इस एग्जांपल में कवर नहीं है, तो इस साल की सैलरी तो तुमको मिलेगी। और मान लो कि हाँ, इस साल की तो तुमको सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन तुमने लिखी थी कि अगर तुमने कमाई है करंट ईयर में तो उसका एक्सपेंस और प्रोविज़न भी तुम करंट ईयर में बुक करोगे। मान लो ये 10 दिन का सैलरी भले ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन कमाई तो तुमने इसी साल है ना, तो इसका जो भी एक्सपेंस हो गया, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रोविज़न हो गया, वो इसी साल तुम बुक करोगे। तो इसीलिए ना क्या होता है इसमें कि इस साल कमाई है मतलब अगले साल देनी पड़ेगी, तो उसका ना कंपनी प्रोविज़न बना देती है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो प्रोविज़न बोल लो या तो इसको पेबल बोल सकते हो। तो 10 दिन का 500 तो यहाँ पे बन गया। और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब अगला साल आएगा तो अगला साल तुम सैलरी भी दोगे और इंक्रीमेंट के साथ दोगे। मतलब ना तो जैसे कि तुम जो पे करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसे तुम मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा 10,000 की सैलरी थी, तो तुम यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 पे करोगे, लेकिन यहाँ पे तुम क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट प्रोविज़न फॉर शॉर्ट टर्म, क्या होता है जो भी है शॉर्ट टर्म, क्या होता है शॉर्ट टर्म जो कंपनी में एब्सेंस हुए हो, तो ये टू बैंक, तो 10,000 तुम्हारा उसमें हो जाएगा, 5,000 इसमें टू बैंक, तुमको 15,000 मिलेगी। मतलब तुम्हारी 10,000 तो सैलरी थी, लेकिन तुम्हारे 5,000 मतलब हो करके मिलेगी, क्योंकि ये वेस्टेड है, तो जो एक्स्ट्रा है उसके बदले में तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे अनवेस्टेड यही है, अनवेस्टेड में होता है तुम कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हो, लेकिन छुट्टी के बदले छुट्टी ले सकते हो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो कि तुम सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 तुमको हुआ, तुमको अब मान लो भाई तुमने यहाँ पे सिर्फ 3 दिन की ही लीव ली हुई है, मतलब 12 दिन तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो 12 दिन का काम तुमने इसी में किया है, तो एक्सपेंसेस और तुम्हारे क्या होते हैं P&L इसी में बुक होंगे, तो तुम वही हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। तो यहाँ पे करोगे 12 दिन का, 12 दिन का यहाँ पे किए, तो यहाँ पे 6,000 आया, फिर उसके बाद ये P&L में चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट तो जब अगला साल आएगा तो अगले साल में देखो क्या करना है, तुमको 10,000 की तो सैलरी मिलेगी, तो तू बैंक तो तुम्हारा 10,000 जाएगा ही, लेकिन तू बैंक तुम्हारा 10,000 जाएगा, लेकिन जो तुमको सैलरी होगी तो प्रोविज़न फॉर, तो यहाँ पे जैसे कि वो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न और टू बैंक में तुम्हारा 10,000 जाएगा, प्रोविज़न में तुम्हारा 6,000 आएगा, तो सैलरी में तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा 4,000 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे सर ने क्या बोला है, यहाँ पे क्या हुआ कि कैश बैंक में 6 करोड़ गया, पहले तुम्हारी सैलरी कितनी थी, 6 करोड़ थी, तुमने क्या होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल 50 लाख का किया है, तो तुम्हारी तो 6 करोड़ है, तो तुम्हारा 6 ही करोड़ जाएगा, पिछली भी 6 करोड़ गया, इस बार भी 6। प्रोविज़न में तुमने 50 लाख बना कर रखा हुआ था, तो ये 50 लाख आया, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो तुम्हारा सैलरी में गया। यहाँ पे एक्चुअरी में क्या होता है, एक्चुअरी में ना तुम्हारे एस्टिमेट्स चेंज होते हैं, और पास सर्विस कॉस्ट में ना तुम्हारे में प्लान में अमेंडमेंट होते हैं। तो क्या होता है, अब वो एक्चुअरी कैलकुलेशन करेगा, तुमको सिर्फ एंट्री आनी चाहिए। अगर तुम्हारा DBO इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्चुरियल अकाउंट डेबिट तो DBO, और DBO डिक्रीज़ हो रहा है तो DBO अकाउंट डेबिट तो एक्चुरियल। ठीक है, पास सर्विस कॉस्ट में ना तुम्हारी अमेंडमेंट होती है, तो मान लो जो परसेंटेज होता है वो तुम्हारा जैसे 25% आ रहा था उसमें, जो तुम अभी क्वेश्चन की हो, तो वो चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे अमेंडमेंट, जिसकी वजह से तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाए 10 लाख, 7 लाख वेस्टेड है, 3 लाख अनवेस्टेड है, तो 7 लाख 3 लाख अनवेस्टेड टू DBO। जो ये यहाँ पे जो 7 लाख है वो तो तुम्हारा ना इसी साल का है, तो वेस्टेड का मतलब क्या होता है इसी साल का है, तो करंट ईयर, तो ये तुम्हारा P&L में चला जाएगा। लेकिन अनवेस्टेड है ना, तो इसको ना तुम राइट ऑफ करना रिमेनिंग पीरियड में ना, इसको ना तुम आज मत बुक कर लेना। तो यही लिखा हुआ है। फिर प्लान एसेट्स क्या होता है, प्लान एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो तुमने इन्वेस्टमेंट डन की हुई है फंड में,
अब मान लो तुमको डीबी और तुमको पोस्ट रिटायरमेंट में इतना पैसा देना है, तुम आज से इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो तुम कुछ पैसा जमा करोगे, तुम उसको इन्वेस्टमेंट करोगे, तो हो सकता है तुमको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी, तो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है